महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में यह 32वां श्रृंखला है। इसमें हम संधि प्रकरण पर बात करेंगे। आज भूमिका है, पढ़ेंगे कि संधि क्या है, संधि कैसे बनना है, संधि कहाँ कहाँ होती है इत्यादि विषयों पर बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं संधि प्रकरण की भूमिका। स्लाइड में आपको देख रहा होगा संधि। संधि शब्द देख लें फिर से यहाँ से। देखिए, संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर बना है। देख लें, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय। तो संधि बना जिस शब्द में की प्रत्यांत अथवा की प्रत्यय लगता है ऐसे शब्द पुल्लिंग बनते हैं। इसलिए सम धा की संधि शब्द बना और संधि पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल, योग अथवा मिलना है। चाहे मेल कह सकते हैं, चाहे योग कह सकते हैं, अथवा मिलना को संधि कहते हैं। इसी को उन्होंने संस्कृत में परिभाषा कहा कि वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि, अर्थात वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार रहित मिलना संधि कहलाता है। दो वर्ण मिलेंगे जो विकार रहित हों और विकार रहित हों और मिलने के बाद विकार हो जाए उसमें, उसे संधि कहते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का अर्थ है वर्ण परिवर्तन, अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें विकार होगा, विकृति होगी और जिससे एक नया वर्ण परिवर्तित होकर बनेगा, इसे ही संधि कहते हैं। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि। फिर समझ लें, संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लिखकर बना है। देखिए, संधि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लिखकर संधि बना। संधि का शब्द का अर्थ है मेल, योग या मिलना। वर्णानाम परस्परम विकृति मतम संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का अर्थ है वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे उदाहरण आपके सामने है। जैसे देख लें, जैसे ये बोला रमा प्लस ईसा, एक उदाहरण दिया रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा, ये बना। तो यहाँ रम में आ है, क्या है? रम में आ है। इसको देख लें फिर से कि रम में ये आकार है, देखिए ये, और ईसा में ये इकार है जो ये पहले बनता है, अर्थात आ और ई ये दो वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं और इन दो वर्णों के मिलने से ये नया वर्ण ई बन रहा है। ये देखिए ई बन रहा है, सॉरी आई के मिलने से ए बन रहा है और संधि होकर ये ए बना हुआ। इस प्रकार ये जो आ और ई मिलकर जो विकार हुआ, ए का विकार हुआ, यही संधि है। और इस तरह ये रमेशा शब्द बना जो गुण संधि का उदाहरण है। स्पष्टीकरण देख लें। उपयुक्त उदाहरण में रमा के माँ में विद्यमान आ तथा ईशा का ई मिलकर ए वर्ण परिवर्तन हो गया। यह विकार या परिवर्तन ही संधि कहलाता है। यह विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि। अब संधि को संहिता कहते हैं। तो संहिता किसे कहते हैं? संहिता कैसे होती है इसको देख लें। देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा संहिता। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? संहिता। देखें संहिता क्या है, तो ये कहते हैं संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? संहिता है। और संहिता का सूत्र है पराह सन्निकर्षाः संहिता। बोले पराह पर वाले से, सन्निकर्ष अत्यंत निकट ही संहिता कहलाता है। अब किसके निकट? तो बोले
दो वर्णों के आपस में निकट होने की स्थिति को ही संहिता कहते हैं। सन्निकट मतलब अत्यंत निकट होने की स्थिति को संहिता कहते हैं। अर्थात ये इनके शब्दों में कहते हैं कि दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहिता के व्याकरण विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है कि संहिता अर्थात कहाँ दो शब्द निकट होंगे, मतलब अनिवार्यता कहाँ है और कहाँ ऐच्छिक है, अर्थात संधि कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती। इसके लिए एक कारिका प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। पहले कारिका पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। वो कारिका है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। फिर देखिए, संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। बोले संहितैक पदे नित्या, बोले संहिता, बोले संहिता कहाँ का नित्य होता है, तो बोले एक पदे नित्या। पहला बोले एक पदे नित्य, एक पद में नित्य। अगर कोई एक पद्य है उसमें संहिता अर्थात संधि की स्थिति बन रही तो वहाँ नित्य होगा। और कहाँ नित्य है, तो बोले नित्या धातु उपसर्ग हो, और जहाँ धातु और उपसर्ग की दो चीज़ें हों, एक उपसर्ग हो फिर धातु हो, और वहाँ संधि की स्थिति बने तो वहाँ भी संहिता नित्य है। फिर बोले नित्या समास है, और समास में भी यदि संधि की स्थिति बने तो वहाँ भी हमें संधि करना अनिवार्य है, नित्य है। और आगे बोले वाक्ये तुषा, बोले वाक्ये तुषा विवक्षाम पेक्षते, वाक्य में तो वह विवक्षा के अधीन होता है। अब देखिए, इसको यहाँ तीन चीज़ें हमने पढ़ा। पहला पढ़ा कि संहिता कहाँ कहाँ नित्य है, तो नित्य होने की स्थिति में बता रहे हैं कि नित्य देखिए, नित्य पहला नंबर एक पद, दूसरा धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में, और अगला बोला कि समास में यहाँ संहिता नित्य है। और वैकल्पिक कहाँ है, तो वैकल्पिक के लिए बता रहे हैं कि वैकल्पिक वाक्य में संहिता वैकल्पिक अर्थात वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि संधि करें या न करें। मतलब वाक्य में संधि क्या है, वैकल्पिक है। वाक्य में वैकल्पिक है, बाकी एक पद्य में नित्य है, धातु उपसर्ग में नित्य है, समास में नित्य है। तो इस क्रम से इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो इन्होंने आगे देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा है, पहला देखिए, पहला ये बोले कि संहिता एक पद में नित्य है, एक पद में नित्य है। अब देखिए, नय प्लस अका, ये नायका, ये दोनों एक पद के दो टूटे हुए भाग हैं। इसलिए यदि हम नय प्लस अका कहीं या नय अका लिखेंगे तो उसका वास्तविक अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि इसको एक पद बनाना है, और यहाँ पद बनाने की स्थिति में यहाँ पे नायका बनेगा एक पद पूरा। इसलिए यहाँ पे संधि आवश्यक है, क्योंकि दोनों एक ही पद के पार्ट हैं, भाग हैं। उसी तरह पौ प्लस का भी एक ही पद के भाग हैं, इसलिए यहाँ भी संधि आवश्यक है। फिर भो प्लस अनम में भी वही चीज़ें हैं। अब आइए दूसरा ये कहते हैं कि धातु और उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है। अब देखिए, धातु उपसर्ग में दो चीज़ें होंगी, धातु और उपसर्ग। तो उपसर्ग पहले लगता है, आप जानते हैं, और धातु बाद में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नी उपसर्ग है और आवश्यक धातु है। यदि अगर इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं होता, अर्थात ये शब्द अशुद्ध होता है। और ऐसी स्थिति यहाँ पे देखिए, यण संधि का उदाहरण बन रहा है, ई के बाद आ रहा है तो यह होना चाहिए। और यहाँ पे आप चाहें तो अब यदि आप कहें कि हम ऐच्छिक नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अनिवार्य रूप से हमको हमें संधि करनी ही होगी। आगे उदाहरण है, देख लें। उसी तरह प्राप्त रिच्छति प्रार्थति बना, ये भी जो है अनिवार्य संधि का उदाहरण है। धातु उपसर्ग में अनिवार्य संधि का उदाहरण है प्राप्त रिच्छति प्रार्थति। यहाँ भी यदि हम संधि नहीं करेंगे तो विसंधि दोष होगा। उसी तरह
अधि प्लस आगच्छत अध्यागच्छत, यहाँ भी हम संधि नहीं करेंगे तो विसंधि दोष होगा, इसलिए यहाँ संधि अनिवार्य है। अगला तीसरा पार्ट आता है, तीसरा नंबर आता है कि समासिक पदों में भी संधि अनिवार्य होती है, अर्थात वहाँ भी संधि हमें करनी ही होगी। जैसे उदाहरण दिया कि देवस्य आलया, ये समासिक विग्रह दिया देवस्य आलया। अब देखिए ये तो हम देवस्य आलया लिखेंगे, इसका अर्थ होगा देव कालय, लेकिन अगर कहीं देवस्य प्लस आलया ऐसी स्थिति बन रही है तो वहाँ पे समासिक विग्रह के स्थान में मूल शब्द लिखेंगे, उसका संधि कर देंगे, देव प्लस आलया ही शुद्ध होगा, देवालया। यहाँ पे संधि हमें स्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा। उसी तरह विद्या प्लस आलया, तो विद्याया प्लस आलया, विद्या का घर या विद्या, तो यहाँ पे भी हम विद्यालय करेंगे ही। आइए आगे देखते हैं कुछ। आगे देखिए एक समास का और उदाहरण है, कृष्णस्य प्लस अस्त्रम, कृष्णास्त्रम। यहाँ देखिए समासिक विग्रह कृष्णस्य अस्त्रम और इसको बना कृष्ण प्लस अस्त्रम, कृष्णास्त्रम। यहाँ भी समास का उदाहरण है, इसलिए अनिवार्य रूप से संधि होगी और कृष्णास्त्रम बनाना ही होगा। अथवा चौथा है, पाठ की वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होता है, अर्थात वक्ता के अधीन होता है, चाहे आप करें और चाहे संधि ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया कि रामः गच्छति वनम, रामा गच्छति वनम, यहाँ पर संधि नहीं हुई। अब चाहे तो रामा में आप जो आ है उसको हम विसर्जनीय सा से सा कर दें, रू से रू कर दें, फिर संधि बनाते हुए ओ कर दें, यहाँ रामो बना दिया, ये भी संधि कार्य यहाँ पे हुआ है। ये इच्छा आपकी है, चाहे करें और चाहे ना करें, क्योंकि ये वाक्य का उदाहरण है। आइए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। तो अदरा देखिए यहाँ पे अगला इन्होंने दिया है, अत्र कहा अस्ति। अब देखिए यहाँ पूर्व रूप संधि का 2-3 नियम लगने के बाद पूर्व रूप की स्थिति बनती है। यहाँ देखिए का में आगे का है तो वहाँ को स्थिति बनता है, 2-3 विसर्ग संधि के उदाहरण लगते हैं, नियम लगते हैं, उसके बाद पूर्व रूप संधि होकर को स्थिति बनता है। तो चाहे आप संधि करें चाहे ना करें, दोनों स्थिति में ये क्या होगा, सही होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। उसी तरह अगला उदाहरण है, द्वाविंशति एवं वर्षे इंदुमती अधिजगाम। यहाँ देखिए इंदुमतीता और अधिका ये दोनों संधि के स्थल हैं और या यहाँ पे या बन जाना चाहिए यण संधि का, लेकिन उन्होंने चाहे तो आप बनाएं या फिर ऐसे ही मूल वाक्य लिख दें, दोनों ही सही होगा, क्योंकि वाक्य में विवक्षा के अधीन होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि 3 स्थल पर संधि अनिवार्य है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में, जबकि वाक्य में विवक्षा के अधीन है। अब थोड़ा कुछ मुख्य बातें भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो मुख्य बातों में हम लोग, पहला है संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद क्या है, देख लें। यहाँ देखिए, यहाँ से अब देखें, अब पार्ट थोड़ा समझ में आ जा रहा है कि संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। जब 2 वर्ण अलग अलग होंगे तो संधि विच्छेद के का वो रूप होगा, और जो दोनों मिल जाएंगे तो संधि का रूप होगा। इन्होंने कहते हैं संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। अब संधि देखिए, संधि का अर्थ मिलना अर्थात विच्छेद अलग होना। जब 2 वर्ण अलग अलग होंगे तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे, और 2 वर्ण मिले हुए होंगे तो उसे संधि कहेंगे। जैसे गणेशा शब्द है, यहाँ इसका विच्छेद होगा गण प्लस ईसा, और विद्यार्थी विच्छेद होगा विद्या प्लस आर्थी, और विद्या प्लस आर्थी का संधि होगा विद्यार्थी। अब आगे देखिए संधि, आगे कुछ देखें संधि में क्या होता है, अर्थात जब संधि होती है तो उसमें क्या विकार होता है, क्या परिवर्तन होता है, कैसी स्थिति बनती है, ये भी देख लें हम इसी समय में भूमिका में कि संधि में क्या होता है, अर्थात संधि जहाँ होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या कुछ खास बातें देख लें। तो 2 वर्णों के स्थान पर जब एक नया वर्ण हो जाता है, संधि में पहली स्थिति बनती है कि 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। यहाँ देख लें, 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है, पहला परिवर्तन। इसे यहाँ रवि प्लस ईसा है, तो यहाँ वा का इकार है और ईसा का इकार है, दोनों मिलकर रविसा बड़ी हो जा रही, तो यहाँ पर एक नया वर्ण हो रहा है। यहाँ उसी प्रकार सूर्य प्लस इंदा में सुरेंदा आ प्लस ई को मिलकर ए बन रहा है, यहाँ भी नया अक्षर आ रहा है। फिर सदा प्लस एव सदैव, यहाँ भी आ प्लस ए मिलकर आई आ रहा है, ये भी एक नया अक्षर है, अर्थात 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है संधि प्रकरण में, पहला। अब आगे एक नीचे और है,
एक सूत्र है, किसके आधार पर नया वर्ण होता है, वो सूत्र कहते हैं कि एकः पूर्व परयोः, अर्थात पूर्व और पर के दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाए। पूर्व और पर मतलब पहले अक्षर और बाद वाले अक्षर दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। ऐसे में जब दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण होगा तो किस सूत्र से होगा, तो एकः पूर्व परयोः ये सूत्र है। ये कहता क्या है कि पूर्व अक्षर और बाद वाले अक्षर दोनों के स्थान पर एक नया अक्षर होना, ये पहला संधि का कार्य है। दूसरा देखें, दूसरा है कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। देखिए दूसरा इन्होंने बताया, देख लें कि दो वर्णों के निकट आने में केवल पूर्व वर्ण में ही विकार या परिवर्तन होता है। अभी तक दोनों वर्णों में परिवर्तन होता था, अब कह रहे हैं कि जो केवल पूर्व अक्षर के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। जैसे इति प्लस आदि है, यहाँ इत्यादि बना, यहाँ पर देखिए ई के बाद आ रहा था, इसलिए ताकि इकार के बाद आ रहा था, इसलिए ई के स्थान पर परिवर्तन होकर या बना और आज जैसे का तैसा रहा। अर्थात यहाँ केवल पूर्व अक्षर के स्थान पर ही परिवर्तन हुआ है। ये पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होने की स्थिति को एक स्थाने एकादेशा कहते हैं। अर्थात एक के स्थान पर ही आदेश होना एक स्थाने एकादेश होता है। इसी तरह उ के स्थान पर वाह हुआ और मधु प्लस अरि बनकर मध्वरि बना, ने प्लस अनम करके नैनम बना, यहाँ भी एक स्थान पर आदेश हुआ। तो इस तरह ये एक स्थाने एक आदेश के आधार पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होकर ये दूसरा पार्ट, अर्थात दो वर्णों के स्थान पर पहले वाले वर्ण के स्थान पर एक नया अक्षर बना। और तीसरा परिवर्तन देख लें कि संधि में तीसरा परिवर्तन क्या होता है। तो संधि में तीसरा जो परिवर्तन होता है वो इस तरह है कि दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाएगा। अभी तक क्या हुआ, दोनों वर्णों के स्थान पर नया वर्ण आता था पहले पार्ट में, फिर दूसरा परिवर्तन में दो वर्णों में से पूर्व वर्ण के स्थान पर नया वर्ण आता था, और ये तीसरा परिवर्तन हुआ कि दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ रामा प्लस गच्छति है, तो मकार का जो विसर्ग है उसको लोप कर दिया, राम गच्छ आगच्छति बना, राम आगच्छति। ये विसर्ग का लोप विशेष सूत्र से हुआ, और यहाँ पे दोषा प्लस अस्ति दोषोस्ति बना, दोषोस्ति। यहाँ भी देखिए ये विसर्ग का लोप करके अवग्रह यहाँ हो गया और एक नया अक्षर ओ और अवग्रह उत्पन्न हुआ। ये तीसरा परिवर्तन हुआ संधि का। आइए